10th क्लास चैप्टर 4 इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बारी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है, इन वन वेरिएबल। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर x की बात करें तो x ही होना चाहिए, अगर y है तो y ही होना चाहिए, z है तो z ही होना चाहिए, n है तो n ही होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल का नाम हम इस तरीके से लिखते हैं p, जो भी वेरिएबल है x, ठीक है। तो जो भी कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 2 हो, उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक चीज़ जो बिल्कुल ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पे a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि यहाँ पे जो x है उसकी पावर 0 है। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखा है, x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं a है, b है और c है। यहाँ पे अगर c की वैल्यू 0 हो जाती है तो भी ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर और 2 तो है यहाँ पे, अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो भी ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, क्योंकि अभी भी x की पावर 2 हमारे पास है। अगर a की पावर 0 हो अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और x की पावर 2 हमारे पास नहीं होगी और फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसलिए b की वैल्यू भी 0 हो सकती है, c की वैल्यू भी 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? यानी कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से होता है। जब हम पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 से, यानी इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो वो जो बन जाती है वो एक इक्वेशन बन जाती है, इक्वल टू का साइन आ गया और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी जो ध्यान रखना है वो ये कि a की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म इसको कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कह सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर b की वैल्यू 0 होती है, इफ़ b इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन। और अगर c की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि ये तीनों ही तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। लेकिन हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं वो ये वाली लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.1 में हमसे ये बोला है, बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और हमसे ये बोला है कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अगर किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो वो क्वाड्रेटिक है। मैंने इसका 7th पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2x x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी हम इसको नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, जब तक कि हम इसको सिंप्लीफाई ना कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2x को x से किया तो 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। सॉल्व करने पे हमारे पास ये आई है इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आई है, जब हमने इसको इससे कंपेयर किया अपनी स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे जब हमने कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे हमने पाया कि यहाँ पे हमारे पास पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इसकी डिग्री क्या है? डिग्री तो यहाँ पे 3 हो गई। तो इसकी जब डिग्री यहाँ पे 3 है, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये तो ऑब्वियसली कौन सी होगी? क्यूबिक इक्वेशन है, हो गई है तो, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम लिखेंगे इट इज़ नॉट ऑफ, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक।
सारे ही पार्ट्स आपको ऐसे करने हैं, कहीं किसी पार्ट में अटकें तो जो मैंने वीडियो सेंड करी हैं उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आप वीडियोस से देखेंगे जो मैंने आपको वीडियो सेंड करी हैं। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेंगे। अब इसके बाद आता है कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया था मीन्स इनका सॉल्यूशन फाइंड किया था। सेम ऐसे ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको रखने पे वो पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो वो सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने होते हैं। सॉल्यूशंस को हम रूट्स भी बोलते हैं, ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स की जिनको इक्वेशन में पुट करने पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो वेरीफाई हो जाती है। LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है और यहाँ पे RHS इक्वल्स टू 0 होता है। सॉल्यूशन फाइंड करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप 8th क्लास से पढ़ रहे हो। ये फैक्टराइजेशन मेथड को हम मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। ये 8th क्लास में आपको सिखाया था, आपने 9th में भी इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। और एक्सरसाइज 4.2 इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दोनों नई चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। फैक्टराइजेशन और मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। अब एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 4th पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब जो 4th पार्ट है, हम अगर चाहें तो मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड करके हम क्या करते हैं मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड में, जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट का कांस्टेंट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इस तरीके से नंबर देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके तो वो आए और प्लस 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 करके बीच वाली टर्म है। लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको एलसीएम लेके थोड़ा सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने सिंपल करने के लिए कैलकुलेशंस को हम कर सकते हैं और ये कर लोगे तो ईजी रहेगा सबके लिए। ठीक, तो ये बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 8 को हम यहाँ ले जाएं तो 8 0 से इंटू होकर 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये। ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, x² का कोफिशिएंट और लास्ट में जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 1 16 आ गया, और इनके साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 आ गया, यानी कि प्लस करके तो आए 8 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 16। तो कौन से नंबर्स हैं, 4 और 4 और 4 प्लस करके तो 8 हो जाता है और मल्टीप्लाई करके 16 हो जाता है। तो यानी कि हमारी जो मिड वैल्यू है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 16x² माइनस 4x माइनस 4x में, प्लस 1 वैसे का वैसा ही। क्यों माइनस का साइन लगाया, ताकि माइनस माइनस ऐड होके 8 आ जाए और साइन हमारा नेगेटिव रहे। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4x, यानी कि यहाँ गया 4x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, -1 ले लेते हैं। माइनस क्यों लिया, ताकि अंदर हमारे को वही साइन मिल जाए जो इस ब्रैकेट के अंदर है। ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 4x, और यहाँ क्या बचा, -1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों तो आ गए हमारे फैक्टर्स। अगर हमें फैक्टर्स निकालने के लिए होते थे तो हम इस तरीके से आ गए कि 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए, लेकिन हमें निकालने हैं ज़ीरोज़। तो हम एक बारी एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखेंगे और एक बारी एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो हम एक बारी क्या करेंगे, आइदर या तो 4x माइनस 1 एक फैक्टर ये इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, या फिर दूसरा फैक्टर भी हमारे पास तो सेम ही है, तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, यानी हमारे पास जो दोनों ज़ीरोज़ आए हैं वो 1/4 आए हैं, दोनों सेम आए हैं। और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे, 2 ही वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, तो सिंपल फॉर्म में ही है हमारे पास। तो हम क्या करना है, इसका कोफिशिएंट और इसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 × 5√2
आ गया 5 2 ज़ा 10, 10 आ गया, यानी मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस 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 करने पे 7 आए, 5 और 2 आ गया। तो यानी कि हम 7x को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 5x प्लस 2x में, 5 प्लस 2 7x आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या है, √2 और 5 में से तो कुछ कॉमन नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो कोई कॉमन नहीं है, x ही कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ बचा √2x प्लस 5, यहाँ क्या बचा, इन दोनों में से हम कॉमन, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो √2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो √2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा √2, ताकि √2 इंटू √2 2 आ जाएगा हमारे पास, x प्लस यहाँ से सिर्फ 5 आया, √2 हम कॉमन ले चुके हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, √2x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा √2, तो हमारे पास ये दोनों आ गए इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स बोलेंगे तो ये दोनों, और अगर रूट्स बोलेंगे तो एक बार एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखो और एक बारी एक दूसरे फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2, तो ये दोनों आ गए हमारे फैक्टर्स व रूट्स। समझ आ गई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड है, मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने आप करेंगे, अपने आप कर लेंगे या वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बोला है वो अपने आप देख लेंगे, अदरवाइज वीडियो में दे रखा है तो वीडियो देख के कर लेंगे। और वीडियोस वही वाली देखनी है जो मैं आपको सेंड करती हूँ, इसके अलावा और कोई वीडियोस मत भेजना, मत देखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी, सॉल्व आपने खुद करना है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हाँ, तो हमारे पास 2 नंबर्स हमें चाहिए जहाँ पे जिनकी सम जो है 27 हो और प्रोडक्ट जो है वो 182 हो। तो हम मान लेते हैं लेट वन नंबर, मान लेते हैं कि जो एक नंबर है वो है x। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, 2 नंबर्स हैं जिनका सम 27 है, ठीक है, 2 नंबर्स हैं जिनका सम 27 है, इनमें से एक को मैंने x मान लिया, तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, दूसरा नंबर होगा 27 माइनस x, ठीक है। इसमें आप एक बात एक और समझ लो, आपको 2 नंबर्स बताने हैं जिनका सम है 10, ठीक है, जिनका सम है 10, यानी कि 2 नंबर्स जिनको प्लस करके 10 आता है। अगर उनमें से एक नंबर 7 है तो दूसरा क्या होगा 3, कैसे बताया 10 माइनस 7 करके, तो वही है। अगर एक नंबर x मान लिया, देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27, ये हमें इक्वेशन से ही मिला है। और एक और चीज़ जो उसमें बोली है कि प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट जो है वो 182 है दोनों नंबर्स का, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 182, और मल्टीप्लाई कर दें तो ये जगह 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, यह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, रीअरेंज का मतलब हाईएस्ट पावर्स टू लोएस्ट पावर, यह आ जाएगा प्लस 27x, ये यहाँ आके माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, अगर सपोज मुझे माइनस का साइन हटाना है तो मैं क्या करूँ, इस पूरी इक्वेशन को में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ और फिर उसको वहाँ ले जाऊँगी। माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो गया अंदर, ठीक है। अब इस -1 को मैं नीचे इसके ले आऊँ तो 0 से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, डिवाइड हो ही जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई ये। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आएंगी, आपको निकालनी है, ठीक है। अब जब सपोज आप इसको सॉल्व करोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 13, एक आएगी 14। अब लेकिन अब इसमें से हमारे पास जो एक नंबर x है वो कौन सा है, वो 13 है कि वो 14 है, तो हम इसमें 2 आंसर देंगे कि इफ़ x इक्वल्स टू 13, x अगर 13 होगा तो यानी कि
फर्स्ट नंबर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 13 और सेकेंड नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 13 14। ठीक है, और फिर अगर x हमारे पास 14 होगा, दोनों को ही रख के आपको आंसर देना है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर 14 हो जाएगा और सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस 14 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो आंसर्स देने हैं, 14 और 13। बात समझ में आ गई? एक बारी x को 13 पुट करना है और एक बारी x को 14 पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स कुछ भी हों, एक x है तो कंसेक्यूटिव मतलब उससे नेक्स्ट, तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया हमारे पास x, तो सेकंड कौन सा होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव मतलब उससे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कौन सा होगा x + 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, इनके स्क्वायर्स का सम 365 है, यानी x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365 है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, इसमें फॉर्मूला लगा दो, a² + b² + 2ab इक्वल्स टू दिस, ये आ जाएगा 2x² + 2x + 1, 365 इधर आके माइनस में, 2x² + 2x - 364 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गई। अब आप अब ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आप ये देखोगे कि हम इस इक्वेशन में से ना 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाहो आप इसी को यूज़ कर दो या फिर आप इसके बाद 2 को कॉमन निकाल लो, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले आओ, तो 0 से डिवाइड होने पे 2 तो 0 ही बचेगा। तो आपके पास जो थोड़ी सी सिंपल वाली और इक्वेशन आ गई वो आ गई ये। तो आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -14 और एक आएगी 13। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू -14 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, वो तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो -14 तो हो ही नहीं सकता। -14 x इक्वल्स टू -14 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। देयरफॉर यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 13 एंड x + 1, और जो दूसरी वैल्यू आ गई वो आ गई 13 + 1 14। ये आ जाएंगे आपके आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों को रखने की ज़रूरत नहीं है। -14 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, हम सिर्फ 13 रख के अपना आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। हाइपोटेनस हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो ऑल्टीट्यूड है ऑफ अ राइट इट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम मान लेते हैं बेस जो है वो कितना है, x है, और फिर हाइट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस x - 7। ठीक है, बस अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है और हमें अदर 2 साइड्स ये निकालनी है। तो यहाँ पे हमें कुछ रिलेशन नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है। तो हम क्या मानेंगे, लेट बेस जो हो गया हमारे पास x, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास x - 7, और हाइपोटेनस जो है वो क्या है 13। यूजिंग, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है x स्क्वायर प्लस x - 7 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, यह आ जाए आपके पास 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे,
ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी, ये 169 इधर चला गया, ये आ जाएगा 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसमें से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल लो। अब 2 यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास जो सिर्फ इक्वेशन बची वो बची ये। अब इसमें से x की वैल्यू निकालो और पुट करके आंसर्स। ये तो हो गया आपका 4.2 का। अब आ जाइए 4.3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये देखो, आपको जैसे कि पहले भी बताया था, ये मेंशन नहीं होगा पेपर में कि आपको पर्टिकुलरली यही मेथड यूज़ करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको अगर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड के लिए वो पर्टिकुलरली लिख देते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आई वुड प्रेफर कि आप तभी यूज़ करो जब आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो और आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड हो कि इसी मेथड से करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 इज बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको एक चीज़ जो बिल्कुल ध्यान रखनी है वो ये कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं यूज़ करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सारे के सारे लेफ्ट साइड में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में है ना हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 के अलावा और कुछ होता है तो हमें उसको पहले 1 बनाना होगा। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मीन्स मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं इस पूरी ही इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगी मैं ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड विद 2 से डिवाइड कर दूँ। 2 से क्यों डिवाइड किया, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाए 1x², और यहाँ बचेगा माइनस 7/2x प्लस 3/2, और ये तो 0 का 0 ही रहेगा। अब यहाँ कुछ भी आए लेकिन यहाँ पे आपके पास 1 ही रहना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। तो 2 चीज़ें जो बिल्कुल ध्यान रखनी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, वो ये कि पहली चीज़ आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए हमारे पास इक्वेशन। सेकंड, x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना होता है हमें,